हेलो गाइस, इस हफ्ते मार्केट फिर से 18,700 के ऊपर चला गया लगभग 6 महीने के बाद। इंडिया $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन गया अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। बट इन सब में हमारा क्या फ़ायदा? कहते हैं इकोनॉमी में बिलियंस बनाने के लिए मिलियंस में इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट करके हम अपने लिए, और अगर आप एक फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं तो दूसरों के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उनकी वेल्थ क्रिएशन करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? 3 चीज़ें करके। इस वीडियो को एंड तक देखिए जिसमें मैं बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का फुल प्रूफ तरीका। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तीसरा, इस वीडियो को लाइक करके। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू चैनल सेंट्रिशाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज़ अनुज एंड यू आर वाचिंग NISM सीरीज़ 5A पास फॉर श्योर वीडियोज़। आने वाली सारी वीडियोज़ में हम NISM सीरीज़ 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। दिस इज़ द चैप्टर 1 ऑफ NISM सीरीज़ 5A। इससे पहले मैं आपको बता दूं, NISM सीरीज़ 5A इज़ अ मैंडेटरी एग्जाम बाय SEBI फॉर ऑल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। वी विल कवर होल करिकुलम ऑफ NISM सीरीज़ 5A इंक्लूडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस. It will help you enhance your knowledge to become a successful financial advisor. So let's get started. मेन पर्पस इन वीडियोस का ये है कि आपको सिंप्लीफाइड तरीके से उन सब्जेक्ट्स या उन क्वेश्चंस को टच करते हुए आपको पूरा सिलेबस कवर कराएं जो NISM सीरीज़ 5A के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं या ज़्यादातर पूछे जाते हैं, राइट। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में सबसे फर्स्ट चैप्टर इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है। इसमें देर आर फ्यू टॉपिक्स जो आज हम कवर कर सकते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टर्स एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स, saving or investments, different type of asset classes, different type of investment risk measures and management strategies, risk profiling, understanding asset allocation, और आप इन्वेस्टमेंट आप खुद कर सकते हो या आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? सो ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, इन्वेस्टर्स एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स। आपने लोगों को ये कहते तो सुना होगा कि मार्केट क्या लग रही है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, किस में कितना रिटर्न आएगा, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं। आज ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस मार्केट में पूछे जाते हैं। बट इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं इन्वेस्टमेंट से, कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। इन किसी भी क्वेश्चन में इन्वेस्टर के बारे में नहीं पूछा गया है कि इन्वेस्टर की क्या नीड है। द इन्वेस्टर्स नीड आर नॉट इवन कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट हेयर। इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई इन्वेस्टमेंट। व्हाई इन्वेस्टमेंट से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक 8 साल की लड़की है जिसे बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है, और मे बी आफ्टर 10 ईयर्स 12 ईयर्स के बाद उसको उसकी एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़े कॉर्पस की ज़रूरत होगी, उसको या उसकी फैमिली को। एक बंदा है 30 से 35 साल का जिसको अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस चाहिए, कुछ भी एनी एक्स अमाउंट। और एक बंदा है 50-55 साल का जिसकी रिटायरमेंट बिल्कुल पास आने वाली है, अगेन उसको रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस चाहिए। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक फॉर एन एग्जांपल एक 40 ईयर्स का एक और बंदा है, उसको एक घर खरीदना है 4 से 5 साल में, ठीक है। सो दीज आर ऑल कंसीडर्ड देयर फाइनेंशियल गोल्स। जब हमें एक एक्स अमाउंट चाहिए होता है हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, जब हमें एक अमाउंट चाहिए होता है हमारी चाइल्ड की एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए, या अपने किसी भी और खर्चे के लिए, या कोई किसी को घर लेना है, दैट अगेन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल गोल्स। सो दीज आर दी फाइनेंशियल गोल्स। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अगर आपको एक फाइनेंशियल गोल की नीड बहुत शॉर्ट टर्म में है, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म गोल। अगर आपके कुछ लंबे गोल्स हैं, आप अभी 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, जो दो फाइनेंशियल गोल्स आपसे दूर हैं, 20 साल दूर हैं, 25 साल दूर हैं, 30 साल दूर हैं, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म गोल्स। अब हमने ये देखा कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन इन लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। क्या जो हम सेविंग्स कर रहे हैं वो इनफ है हमारे उस कॉर्पस या उस गोल तक पहुंचने के लिए, या इसके लिए हमें कुछ और इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो हमें कितनी करनी पड़ेगी? क्या हम वो रिस्क ले सकते हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या वो इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट कर पा रही है? देयर आर फ्यू इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट लाइक डेट इन्वेस्टमेंट्स। इट विल बी कवर्ड लेटर व्हाट इज़ अ डेट इन्वेस्टमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, एक डेट इन्वेस्टमेंट जो आपको 7-7.5% दे रही है, अगेन इन्फ्लेशन इज़
इन द इकोनॉमी 7%, तो अल्टीमेटली आपका जो नेट रिटर्न है वो ज़ीरो हो जाता है. सो यू हैव टू चूज दैट एसेट क्लास जो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न दे. फॉर एन एग्जाम्पल इक्विटी. इन चीज़ के बारे में हम थोरली इन कमिंग चैप्टर्स और इन कमिंग आज की वीडियोस में काफ़ी हद तक आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा. इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम कुछ फैक्टर्स कंसीडर करते हैं. फर्स्ट इज़ सेफ्टी. जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाए, और अगर कुछ रिस्क लेके कुछ रिटर्न बढ़ रहा है तो वो भी हम देखते हैं इसमें कि हमें कितना रिस्क लेना है और कितनी इसमें रिटर्न्स बढ़ जाती हैं. बट सेफ्टी is the most important thing which we look in any of our investments. Second factor is liquidity. Liquidity means how easily you can convert your investments into cash. कितनी आसानी से जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आप कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो. अगर आपने इन्वेस्टमेंट एक रियल एस्टेट में की है जो ईजी नहीं है कैश में कन्वर्ट करना, सो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी. देयर आर फ्यू इन रियल एस्टेट्स, देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज़ जो ईजी नहीं है सेल कर पाना. सो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लिक्विड है या नहीं. रिटर्न्स. कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम रिटर्न्स को देखते हैं कि इसमें कितना रिटर्न आ रहा है रिस्क के अकॉर्डिंग, या कभी कभी हम रिस्क को भी साइड में रख देते हैं. हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितना उसमें रिटर्न आ रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल इक्विटी लॉन्ग टर्म रिटर्न 14-15% दे सकती है. डेट 7% तक आ जाता है. देयर आर फ्यू कमोडिटीज़ ऑल्सो, गोल्ड, सिल्वर, जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रियल एस्टेट्स जहाँ कोई हमने प्रॉपर्टी ले ली है तो उसको भी हम रेंट पे दे सकते हैं. सो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम रिटर्न की तरफ ज़रूर देखते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो इन्वेस्टमेंट का है वो है कन्वीनियंस. हम कितना ईजीली एक इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं. आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ईजी है. आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मोबाइल ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप से इन्वेस्ट कर सकते हैं एनी टाइम, एंड even you can access your portfolio at any time, anywhere. It is all online. Even more than 90% of the transactions which are happening right now are online. Taxability. कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम देखते हैं कि उसमें कितना टैक्स लगेगा, हमारी नेट रिटर्न्स क्या आएगी. एफडी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 7%, सो हमें नेट रिटर्न कितना आ रहा है, आफ्टर टैक्स एडजस्टेड रिटर्न हमें कितना मिल रहा है. इक्विटी में क्या टैक्सेशन है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्या टैक्सेशन है. कोई भी इन्वेस्टमेंट्स की गई, कैसी भी इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट टू बी कंसीडर्ड. फाइनेंशियल गोल्स की हमने बात की, इन्वेस्टमेंट्स की हमने बात की, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट्स करी कहाँ जाए, कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट एसेट क्लासेस वेयर वी कैन इन्वेस्ट. सो फर्स्ट इज़ इक्विटी. इक्विटी इज़ द ओनर्स कैपिटल इन अ बिजनेस. जितने शेयर्स आप जिस कंपनी के खरीदते हैं उतने ही प्रोपोर्शन में आप उस कंपनी के ओनर हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स खरीद लेते हैं, सो इट वुड बी कंसीडर्ड दैट यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी. हिस्टोरिकली देखा गया है कि इक्विटी ने बहुत रिटर्न दिया है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ, सेंसेक्स वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1979 विद ₹100. 100 रुपये से सेंसेक्स शुरू हुआ था, और आज मई 2023 में सेंसेक्स हैज़ टच्ड मोर देन 63,000. 100 रुपये की चीज़ 1000 हुई, 2000 हुई, 5000 हुई, 10,000 हुई, 50,000 हुई और 60,000 हुई, और आज 63,000 पे सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है. सो इक्विटी में पार्टिसिपेट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं. इक्विटी के बाद डेट का नंबर आता है. डेट सिंपली, अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ तो एक उधार है. जैसे कि मैंने मिस्टर ए ने, फॉर एन एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए दिए, और उन्होंने बोला कि 1 साल के लिए 10% आप मुझे इंटरेस्ट दोगे और 1 साल के बाद मुझे वो 1 लाख रुपए भी वापस कर दोगे. सो मिस्टर बी एट द एंड ऑफ द ईयर उनको 1 लाख रुपए देंगे, प्लस जो 10% इंटरेस्ट था 10,000 रुपये वो भी दे देंगे. सो इन सिंपल वर्ड्स दिस इज़ डेट. जब हम डेट में इन्वेस्ट करते हैं, देयर आर मैनी इशूअर्स ऑफ डेट लाइक कंपनीज, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एक्सेट्रा. बॉन्ड्स को जनरली या डेट को जनरली इक्विटी से सेफर समझा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सेफ़ है या इसमें बिल्कुल ही रिटर्न बनेगा ही बनेगा, हमारा कैपिटल नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है. देयर आर सम रिस्क इन्वॉल्व्ड इन डेट इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. कमोडिटीज़, दिस इज़ अनदर कैटेगरी दैट पीपल एट लार्ज आर फेमिलियर विद इन वेरियस टाइप्स. हम बहुत सी कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते हैं. एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हों,
चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, हर चीज़ को हम कंज्यूम करते हैं, बट इनमें इन्वेस्टमेंट करना इतना ही मुश्किल है। फिर भी हम कमोडिटीज़ खरीद सकते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे जाके, जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं NSE पे, BSE पे, वैसे ही एक MCX एक इंडेक्स है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ पर जाके हम कमोडिटीज़ बाय कर सकते हैं। हम वी कैन बाय बुलियंस में प्रीशियस मेटल्स आते हैं, गोल्ड और सिल्वर। हम बेस मेटल्स खरीद सकते हैं वहाँ पे। बेस मेटल्स में जिंक, कॉपर, लेड और एल्यूमिनियम आ जाता है, और कुछ एग्री कमोडिटीज़ भी, इवन कार्डमम में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी कमोडिटी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय क्रूड यू कैन ऑल्सो बाय क्रूड, बट प्रॉब्लम ये है ये सारे के सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे लिवरेज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनमें रिस्क उतना ही ज़्यादा है। लिवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग हम एक डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल आप यही समझिए, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज़ इज़ रिस्की है बिकॉज ये सारे के सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। आप फिजिकल गोल्ड रख सकते हैं घर में, दैट इज़ अगेन वेरी गुड इन्वेस्टमेंट्स। आप सिल्वर भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लाइक शेयर्स, और वो आप अपने डीमैट में यूनिट्स चाह रहे हैं, तो फिर आपको एक डेरिवेटिव कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट ही खरीदना पड़ेगा, विच इज़ रिस्की है। रियल एस्टेट, वैसे तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होती है, लेकिन आप रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ से रिलीज़ और रेंट मिलता है। कुछ आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए जिसमें हम रहते हैं उसके लिए भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और प्रॉपर्टी में की गई इन्वेस्टमेंट जनरली देखा गया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हमें अच्छे रिटर्न्स दे के जाती है, जैसे कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं। सो इन 3-4 तरीकों के ज़रिए हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ जो अंडर डिफरेंट एसेट कैटेगरीज हैं वो बता देता हूँ। इक्विटी में हमारे पास ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, मिड कैप कंपनीज़ हैं, स्मॉल कंपनीज़ हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं, फॉरेन स्टॉक्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं। ये सारे के सारे फंड्स चैप्टर 2 की वीडियोस में आएंगे, वहाँ पे डिटेल में समझाए जाएंगे। फिक्स्ड इनकम में आप फिक्स डिपॉजिट विद बैंक कर सकते हो, RD कर सकते हो बैंक के साथ, पॉलिसीज़ ले सकते हो, LIC की पॉलिसी ले सकते हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आ जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट्स आ जाते हैं, कंपनी के फिक्स डिपॉजिट्स जो CDs आ जाते हैं, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आ जाते हैं, CPs, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं। कमोडिटीज़ में मैंने आपको बताया गोल्ड, सिल्वर आ जाता है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आ जाती है, क्रूड आ जाता है, और बेस मेटल्स जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। रियल एस्टेट में मैंने आपको बताया आप रहने के लिए प्रॉपर्टी ले सकते हो, कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉपर्टी ले सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हाइब्रिड एसेट क्लास यानी कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पर इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन होता है। देयर आर 3 काइंड ऑफ हाइब्रिड स्कीम्स, अगेन हाइब्रिड स्कीम्स विल बी कवर्ड इन चैप्टर 2। अब हमने देखा फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले हम कौन कौन से ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो है रिस्क। हमें रिस्क को पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी की गई इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। फर्स्ट इज़ इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन इज़ द जनरल राइज इन द प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी। कहने का मतलब किसी भी चीज़ के प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस इन्फ्लेशन। आज आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है और उसका प्राइस 105, 104, 106 या 110 कुछ भी हो गया, सो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, वो महंगाई है। इन्फ्लेशन इरोड्स द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आप इस टेबल को देखिए कैसे इन्फ्लेशन हमारी परचेजिंग पावर को इफेक्ट कर रहा है। अगर आज हमें एक चीज़ को खरीदने में 10,000 रुपये लग रहे हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स अगर इन्फ्लेशन हमने 8% लिया है, तो आफ्टर 5 ईयर्स हमें 14,693 रुपये लगेंगे। 10 साल के बाद 21,589 रुपीज़ लगेंगे। आफ्टर 20 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 46,000। और आफ्टर 30 ईयर्स जो चीज़ आज हम 10,000 रुपये में खरीद रहे हैं उसके लिए हमें 1,00,000 रुपये से भी ज़्यादा देना पड़ेगा। सो दिस इज़ द इन्फ्लेशन, दिस erodes the purchasing power in the long term, in the short term. Inflation in the economy generally in India, inflation is around 5.5% to 6%. So लगभग
हमें जो भी इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में करते हैं, इवन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे सबसे पहले वो देखते हैं कि इन्फ्लेशन बीट हो भी रहा है या नहीं। लिक्विडिटी रिस्क, जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लिक्विडिटी की भी बात करते हैं। लिक्विडिटी मीन्स हाउ ईजीली यू कैन कन्वर्ट योर इन्वेस्टमेंट्स इनटू कैश। अब आपने एक एफडी ली है 5 साल के लिए, उसमें लिक्विडिटी रिस्क है। वो क्या है कि आप उसको 5 साल से पहले रिडीम नहीं कर सकते हैं, या अगर 5 साल से पहले आप उसको रिडीम करते भी हैं तो आपको हो सकता है वो इंटरेस्ट ना मिले जिस रेट पे आपने एफडी में इन्वेस्ट किया। तो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ क्रेडिट रिस्क। बेसिकली ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स और डेट इन्वेस्टमेंट्स में होता है। द इनेबिलिटी ऑफ द बोरोवर टू पे प्रिंसिपल पेमेंट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। जिसको हमने पैसे दिए हैं उसकी इनेबिलिटी प्रिंसिपल लौटाने में और इंटरेस्ट लौटाने में। अगर वो प्रिंसिपल नहीं दे पा रहा है और इंटरेस्ट पेमेंट्स पे भी डिफ़ॉल्ट कर रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड द क्रेडिट रिस्क। जब भी हम एक डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हो, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, किसी भी कंपनी का बॉन्ड्स हो, उसमें क्रेडिट रिस्क होता है। मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क वो रिस्क है जो पूरी मार्केट पे इम्पैक्ट करता है। फॉर एन एग्जांपल, कोरोना वायरस। इन 2020 कोरोना वायरस केम और पूरी की पूरी मार्केट को हिला के रख दिया। 12,000 की निफ्टी 7,500 पे आ गई। वो बात अलग है कि वो उतनी जल्दी से रिकवर भी हो गई थी, लेकिन ये वो रिस्क्स हैं जो पूरी मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। कोरोना वायरस पॉलिटिकल रिस्क भी हो सकता है। कोई भी गवर्नमेंट में चेंज आता है, या जब गवर्नमेंट के रिजल्ट्स आते हैं, चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं, तो जब भी देखा गया है कि इक्विटी मार्केट्स बहुत वोलेटाइल हो जाती हैं। किसी भी तरीके की वर्ल्ड वॉर या किसी भी तरीके की वॉर भी इस चीज़ को इम्पैक्ट कर सकती है, वो भी मार्केट रिस्क के अंदर ही आती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगेन इंटरेस्ट रेट रिस्क इक्विटी से ज़्यादा डेट इन्वेस्टमेंट्स में होता है। देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉन्ड एंड द इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड की वैल्यू डाउन हो जाती है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। ये जो सिनेरियो है दैट विल बी अगेन एक्सप्लेन्ड इन द रिस्क चैप्टर। बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया जाएगा जब हम रिस्क का चैप्टर कवर करेंगे। फिलहाल आपके लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक लाइन, दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। और इक्विटी मार्केट को भी पसंद है इंटरेस्ट रेट्स का नीचे जाना, और ना पसंद है इंटरेस्ट रेट्स का ऊपर जाना, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं तो MSMEs के लिए इजी लोन अवेलेबल है। वो इजी लोन ले पाते हैं और अपना बिज़नेस सेटअप कर पाते हैं। अब वो अपना बिज़नेस सेटअप करेंगे तो कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई सर्विस या कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बना ही रहे होंगे, और जब वो कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगेन दे आर एडिंग समथिंग टू द GDP। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी, सारा का सारा दैट इज़ गोइंग टू बी एड वैल्यू इन द GDP, राइट। और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो लोन्स बहुत महंगे हो जाएंगे। MSME सेक्टर या बिजनेसमैन लोन को लेने में थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, जिस वजह से उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो और डिले हो सकते हैं, और GDP में भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये तो सारे हो गए रिस्क्स। अब क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हम रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या कोई ऐसा मेजर्स है जिससे हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं? सो हम उन स्ट्रेटजीज़ को देखते हैं। फर्स्ट इज़ अवॉइड। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट समझ ही नहीं आ रही है, या आपको इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्की लग रही है, तो आप उसको क्लियरली अवॉइड कीजिए। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन दैट एसेट क्लास। फॉर एन एग्जाम्पल, डेरिवेटिव्स आर कंसिडर्ड एज अ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। डेरिवेटिव से आप दूर रह सकते हैं। आप जो इन्वेस्टमेंट्स ईजी है, सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, लाइक म्यूचुअल फंड्स, आप वो कर सकते हैं। सेकेंड इज टेक ए पोजिशन टू बेनिफिट फ्रॉम सम इवेंट। अब आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कीजिए जब कोई इवेंट का आप कोई फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि कोरोना वायरस आया था, उसके बाद सारे के सारे IT स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। तो ये मार्केट में अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी। सो IT में अगर आप उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते, IT स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते, तो आप अच्छा रिटर्न कमाते। रिस्क को मिटिगेट करने का बहुत अच्छा तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। देयर इज़ अ सेइंग, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपको अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स एक ही एसेट क्लास में नहीं करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज़ अ सिंपल रूल ऑफ फाइनेंस, 100 माइनस एज शुड बी इन इक्विटीज़। अगर आप 30 साल के हैं तो आप 70% एक्सपोजर इक्विटीज़ में होना चाहिए, बाकी 30 आप डेट में कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 50 ईयर्स
पोर्टफोलियो शुड बी 50-50 एंड एट द एज ऑफ 70 ईयर्स आपका इक्विटी कम हो जाएगा और डेट एक्सपोजर बढ़ा दिया जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज asset allocation. The meaning of asset allocation is to allocate an investor's money across asset categories in order to achieve some objective. Asset allocation का सिर्फ एक ही मतलब है कि किसी भी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट एसेट कैटेगरीज में की जाए ताकि उसको उसका डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए. उसके लिए हम पोर्टफोलियो जो भी डिज़ाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू हिज रिस्क एंड रिटर्न. फॉर एन एग्जांपल, इफ़ ही वांट्स टू टेक द रिस्क, अगर वो 30 साल का है, 35 साल का है, बहुत ही अर्ली स्टेज में अपनी लाइफ में, तो हम उसके इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में ज़्यादा रखेंगे, इक्विटी एक्सपोजर उसका ज़्यादा रहेगा और डेट उसका कम रहेगा. अगर उसके फाइनेंशियल गोल्स दूर हैं, 20 साल दूर है, 25 साल दूर है, तो हो सकता है उसका म्यूचुअल फंड्स में भी हम स्मॉल कैप ज़्यादा दे दें, मिड कैप ज़्यादा दे दें, लार्ज कैप कम दे दें. सो इस तरीके से उसका पूरा का पूरा एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा. 30% हो सकता है कि 30% हम उसको गोल्ड दे दें, 30% हम उसको कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करा दें, बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड द रिस्क and the financial goals. There are two kind of asset allocation strategies. First is strategic asset allocation, second is tactical asset allocation. अभी हम बात करते हैं strategic asset allocation की. Strategic asset allocation is aligned to the financial goals of the investors. जब एक इन्वेस्टर का गोल है रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना, आज वो 30 साल का है, अगले 30 साल में उसको फॉर एन एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपए चाहिए, 5 करोड़ रुपए चाहिए. इस गोल को पूरा करने के लिए हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट वुड बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन. इस 2 करोड़ रुपए के गोल को अचीव करने के लिए हम जिस भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी इक्विटी, डेट, कमोडिटी, करेंसी, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टर, सो दैट इज strategic asset allocation. Second is tactical asset allocation. As opposite to the strategic asset allocation, one may choose to dynamically change the allocation between the asset categories. So इनका पर्पस सिर्फ एक यही है कि मार्केट की मूवमेंट्स का फ़ायदा उठाना. So the only one purpose of tactical asset allocation is to take the advantage of the opportunities presented in the market. In other words, the attempt is to either reduce the portfolio risk without compromising the returns or enhance portfolio returns without increasing the return. Tactical asset allocation को हम dynamic asset allocation भी बोलते हैं. Rebalancing. अगर मैंने मेरे पोर्टफोलियो में डेट और इक्विटी 50-50% रखा है और कुछ समय के बाद इक्विटी 10% ऊपर आ गया और डेट 5% नीचे रहा, या डेट में 5% रिटर्न आया या इक्विटी में 10% नीचे आया, सो मेरी एसेट एलोकेशन 50-50 नहीं रही. सो जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है मुझे वो बेचनी पड़ेगी और जिस चीज़ में मुझे लॉस हो रहा है वो चीज़ मुझे ख़रीदनी पड़ेगी ताकि रीबैलेंसिंग मेरी फिर से 50-50 पे आ जाए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, क्या आप ये सब खुद कर सकते हैं या एक प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं? डू इट योरसेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प. सिंपल बात है, ये क्वेश्चन आपको खुद से ही पूछना पड़ेगा. क्या आपके पास वो नॉलेज है? क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं? क्या आप इतनी रिसर्च कर सकते हो कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क किस इन्वेस्टमेंट्स में कितना है? डीप स्टडी आप अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की कर सकते हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस आपको समझ आती हैं, डिफरेंट एसेट एलोकेशन आपको समझ आती है, तो आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लेकिन अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं या आप इन चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आपको ज़रूर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेनी चाहिए. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर 1. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following investment avenues does not offer income on a regular basis? Real estate, physical gold, stocks, या debentures? So the answer is physical gold. जब हम गोल्ड को फिजिकली होल्ड करते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो वो हमें कोई इनकम ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं देता है. देर आर फ्यू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हमें रेगुलर इनकम आती है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके हम इनकम कमा सकते हैं और डिबेंचर्स तो हमें इंटरेस्ट देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग्स द फॉलोइंग एसेट कैटेगरीज कैन ऑल्सो बी परचेज्ड फॉर कंजप्शन पर्पसेज अपार्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट? रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स? हम स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को कंज्यूम नहीं कर सकते. वी कैन कंज्यूम रियल एस्टेट. हम एक घर खरीद के उसमें रह सकते हैं, हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन,
The purchasing power of currency changes on an account of which of the following? Asset allocation, compound interest, inflation, diversification. जो जैसा कि हमने वीडियो में पहले भी देखा कि purchasing power इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाती है. What is the real rate of return or the inflation adjusted rate of return? The answer is D. Return that the investor gets after adjusting inflation. If a fixed income gives you 7% and the inflation is 6%, the inflation adjusted return is 1%. When the interest rate in the economy increases, the price of the existing bond increases, fluctuate या decreases. जैसा कि हमने वीडियो में देखा, इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइस गिर जाता है. देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर 1. चैप्टर 2 की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. और अगर आपको किसी टॉपिक पे और एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू सो मच. आई एम मनोज फ्रॉम सेंट्रिशाला. बाय.